मुंबई एक तेज रफ्तार भागता शहर, और इसी रफ्तार के बीच साहिल तलाश में जुटा है एक अदद नौकरी की, ताकि वो नताशा से शादी कर सके। नताशा वो लड़की जिससे साहिल अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता है, और नताशा भी उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन ना तो नताशा को इस बात का पता था और ना ही साहिल को कि अगले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह पलटने वाली है। रात के 12:30 बज रहे हैं। घना अंधेरा बाहर पसरा हुआ है। कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार आ रही है। नताशा के कानों में ईयरफोन लगा हुआ है और वो साहिल से बातें कर रही है। नताशा की पालतू बिल्ली किट्टी दूर बैठी उसे देख रही है, लेकिन कोई और भी है जो नताशा को लगातार घूर रहा है, जिसका पता उसे बिल्कुल नहीं है। वो तो बस साहिल से बातें करने में खोई हुई है। तुम भी ना साहिल, इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो? अरे माना कि आज भी नौकरी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन नौकरी मिलेगी ही नहीं, ऐसा थोड़ी ही होता है। और अगर ना भी मिली तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तुम मेरे पापा की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। पर नताशा, मुझ जैसे बेरोजगार को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? देखो साहिल, नौकरी का मिलना या ना मिलना ये एक बहुत ही टेम्परेरी फेज है, और इस टेम्परेरी चीज के लिए लाइफ की परमानेंट खुशियों से समझौता नहीं करते। चलो अब जल्दी से फोन पर किस दे दो। मैंने बहुत लेक्चर दे दिया तुमको, मेरी एनर्जी लॉस हो गई है। किस? हाँ किस। नहीं देना क्या? ठीक है, मैं रखती हूँ। अरे नहीं, मैं दे रहा हूँ ना। तकिए को सीने से लगाए नताशा ये बात साहिल से कर रही थी। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। उसे एक साया खिड़की पर दिखा। उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। अचानक से उस पर नजर पड़ते ही नताशा डर गई। साहिल एक मिनट रुको, लगता है कोई मेरी खिड़की पर है। खिड़की पर? अरे खिड़की पर कौन होगा? वही तो देखने जा रही हूँ। कान में ईयरफोन लगाए हुए ही वो खिड़की के पास पहुंची, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी यहाँ किसी औरत को देखा था। ये सोचते हुए नताशा ने अपने कानों से ईयरफोन निकाला और अपना सिर थोड़ा बाहर निकालकर खिड़की से बाहर देखने लगी। अचानक उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत खिड़की के बाहर उल्टी लटकी हुई है, जिसके बाल हवा में लहरा रहे हैं। नताशा ये देख चीख पड़ी। कौन है? जैसे ही उसने ये बोला, वो औरत गायब हो गई। तभी उसके कानों में किसी के गुर्राने की आवाज आई। बहुत ही भयानक आवाज थी वो। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर गुर्रा रहा है। उसे लगा कि शायद कुत्ते होंगे, जो अक्सर रात को भौंकते भी हैं और गुर्राते भी हैं। लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं, उसके घर के अंदर से ही आ रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़ी। मुड़ते ही उसने जो देखा, उसे देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। नताशा ने अपने बिस्तर पर उसी औरत को देखा, जो कुछ देर पहले खिड़की के बाहर लटकी हुई थी। उसने ये भी देखा वो औरत उसकी पालतू बिल्ली को मारकर चबड़ चबड़ करती हुई खा रही है। आज 7 दिन हो गए इस घटना को। पिछले 7 दिन से नताशा अस्पताल के बिस्तर पर जिंदा लाश सी पड़ी हुई है। नताशा की आंखों में अब भी वही खौफ है जो पहले दिन उसकी आंखों में दिखा था। लेकिन वो खौफ वो किसी को बयां नहीं कर सकती, क्योंकि वो खामोश जो हो गई है। साहिल हर दिन अस्पताल आता है और नताशा को आईसीयू के बाहर से झांक कर और छिपकर देखता है। छिपकर इसलिए क्योंकि उसे पता है कि अगर नताशा के पापा की नजर उस पर गई तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इन 7 दिनों में साहिल ना तो किसी नौकरी की तलाश में गया और ना ही भरपेट खाना खाया। उसी रात की बात है, घड़ी की सुई 12:30 बजा रही थी। साहिल अस्पताल के कैंपस में बदहवास सा टहल रहा था और बार बार आसमान की ओर देखकर
भगवान से नताशा के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। वो इस कदर उसकी यादों में खोया हुआ था कि उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि दूर बैठी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे लगातार एकटक आंखों से देख रही है। कुछ देर बाद वो लड़की उसके पास आई और उससे कहा, एक्सक्यूज मी। साहिल ने उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं। लड़की ने एक बार फिर से उसे कहा, एक्सक्यूज मी। इस बार साहिल की नजर उस पर गई। साहिल कुछ देर तक उसे एकटक देखता रह गया। फिर उसने उससे कहा, जी आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ जी, मैंने आपसे ही कहा। जी बोलिए। मैं आपको पिछले 8 दिनों से देख रही हूँ। आप यहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, कपड़े भी आपने नहीं बदले हैं। बस एक चीज आपके चेहरे पर कॉमन है और वो है टेंशन। कौन एडमिट है आपका अस्पताल में? जिंदगी। जिंदगी? हाँ, मेरी जिंदगी एडमिट है यहाँ। मेरी नताशा, मेरी सब कुछ। पता नहीं उसे क्या हो गया है। अस्पताल की मशीन के बीच उसे घिरा देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी नताशा ऐसी नहीं है। वो तो नदी के पानी की तरह है, बहती रहती है, उछलती रहती है, हंसती रहती है। टेंशन से तो उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये कहते हुए साहिल का गला भर आया। उसकी आंखें भीग गईं। वो ना चाहकर भी फूट फूट कर रोने लगा। साहिल को इस तरह बच्चे की तरह रोते देख उस लड़की ने उससे कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम कैसे ठीक करोगी? मैं अरे मैं ही तो तुम्हारी नताशा की ट्रीटमेंट कर रही हूँ। आप? पर आपको तो मैंने कभी नहीं देखा। तुम मुझे कैसे देखते? तुम तो खुद अपनी नताशा को छिप कर देखते हो। पर बिलीव मी साहिल, मैं तुम्हारी नताशा को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। डॉक्टर, मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी नहीं चुका पाऊंगा। बस आप मेरी नताशा को ठीक कर दीजिए। उसे पहले की तरह कर दीजिए, उसे वापस कर दीजिए। एज अ डॉक्टर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर। अब सॉरी मैम, आपका नाम क्या है? चुड़ाला। डॉक्टर चुड़ाला नाम है मेरा। चुड़ाला नाम सुनने में तो बहुत ही अजीब था, लेकिन नाम से साहिल को क्या मतलब था? उसे तो बस अपनी नताशा को ठीक करना था। चुड़ाला से साहिल की मुलाकात के तीसरे दिन की बात है। उस रात डॉक्टर चुड़ाला साहिल से एक बार फिर मिली। आज उनकी आंखों में खुशी साफ तौर पर झलक रही थी और उसने उस रात जो बात साहिल को कही, उसे सुनकर साहिल की आंखों में एक बार फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। आप सच कह रही हैं डॉक्टर चुड़ाला, नताशा रिकवर कर रही है। आज उसने 15 दिनों में पहली बार अपनी पलकें झपकाई। बिल्कुल सच साहिल। आई होप वो जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। वैसे जब तुम लोग शादी करोगे तो मुझे इनवाइट करोगे ना? अगर नहीं भी करोगे तो मैं तो आऊंगी ही। मैम, आपको ना बुलाने का तो सवाल ही नहीं है। नताशा ने पलकें झपकाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये उसके ठीक होने की गारंटी नहीं थी, क्योंकि कोई था जो उसे ठीक नहीं होने देना चाह रहा था। अगली रात की बात है। 2 बज रहे थे। हर ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। तभी उस सन्नाटे को भंग करती एक आवाज अस्पताल के आईसीयू में गूंजी। आईसीयू के जिस बेड पर नताशा थी, उसी बेड के नीचे वही भयानक औरत जोर जोर से हंस रही थी। हंसते हंसते उस औरत ने आईसीयू में लगे सीसीटीवी कैमरे की ओर देखा। पल भर में ही सारे के सारे कैमरे बंद हो गए। उसके बाद वो औरत बिस्तर के नीचे से निकली और नताशा के पास खड़ी होकर उसे घूरने लगी। काफी देर वो उसे घूरती रही और फिर उसने नताशा के हाथ में लगी स्लाइन की पाइप को खींचकर निकाल दिया। खून की मोटी धार जमीन पर गिरने लगी। नताशा बिस्तर पर तड़पने लगी। शमशान घाट में नताशा की जलती चिता को दूर से देखता साहिल बदहवास सी स्थिति में था। वो चाहता था कि वो खुद भी नताशा की जलती चिता में कूद जाए। वो चला जाए उसके साथ हमेशा के लिए, इस बेदर्द दुनिया से दूर।
साहिल की आंखों में अब भी वो दृश्य सामने आ रहा था जब वो पहली बार नताशा से मिला था। इतनी देर से क्यों आए हो आप? पिछले 10 मिनट से मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब सॉरी मैम, वो आज ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। तुम लोग भी ना झूठ बहुत बोलते हो। मैम, इसी कमाई से रोटी चलती है मेरी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे। अच्छा ठीक है, चलो अब। मैम, ओटीपी बताना। नताशा ने साहिल को ओटीपी बताई और फिर साहिल अपनी बाइक पर उसे बिठाकर उसकी मंजिल की ओर बढ़ चला।